मैं महज 15 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के मालिक के हाथों बेच दिया था। तब मेरा नाच में माहिर होना ही मेरा साब बन गया था। लंबा कद, गोरा रंग और खूबसूरत चेहरे वाली मैं जब स्टेज पर नाचती थी तो लोग दिल थाम लेते थे। मेरे बदन की लोच, कातिल अदाएं और होठों पर छाई रहने वाली मुस्कान ने हजारों लोगों को अपना दीवाना बना रखा था। पर मेरी दीवानगी में आहें भरने वालों में शायद ही कोई यह जानता था कि मेरी मुस्कान के पीछे मेरे दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है। मुझसे कहा गया था कि ग्रुप का मालिक मेरे नाच से प्रभावित होकर मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर रहा है और इसके लिए उसने मेरे माँ बाप को एक मोटी रकम दी है। तब मुझे उसकी यह शर्त थोड़ी अटपटी जरूर लगी थी कि मुझे उसके साथ ही रहना होगा। जब मैंने इस बात पर एतराज जताया तो ग्रुप के मालिक समीर ने मुझे यह कहकर भरोसा दिलाया था कि मैं जब चाहूँ अपने माँ बाप से मिलने जा सकती हूँ। मुझको ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में शामिल हुए साल भर बीतने को आया था। इस बीच में कई जगह अपने प्रोग्राम दे चुकी थी। मुझे इज्जत के साथ पैसे भी मिलते थे। इसके बाद तो मुझको बार बार बेचा गया। कभी मेरी भावनाओं का सौदा हुआ तो कभी मेरे जिस्म का। बीतते दिनों के साथ यह हकीकत मेरे सामने आई कि समीर न सिर्फ अपने ग्रुप में शामिल लड़कियों की देह बेचता है बल्कि उनके जिस्म का भी सौदा करता है। पर मैं इसकी शिकायत किससे करती, वह भी उन हालात में जब मेरे माँ बाप ने ही मुझे इस जलालत भरी जिंदगी में ढकेल दिया था। एक दिन जब प्रोग्राम खत्म होने को होता तो मुझे फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता भेंट कर एक युवक चुपचाप लौट जाता है। शुरू में तो मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, पर जब वह मेरे हर प्रोग्राम में आने लगा तो मेरे मन में उस नौजवान के लिए एक जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर वह कौन है, वह मेरे हर प्रोग्राम में क्यों होता है, उसे मेरे हर अगले प्रोग्राम की तारीख और जगह की जानकारी कैसे हो जाती है। मैंने तय किया था कि मैं उससे अकेले में मिलूंगी और पूछूंगी कि आखिर वह मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अगले दिन मेरा प्रोग्राम था। मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि वह नौजवान कल भी आएगा। अगले दिन जब मैंने उसे देखा तो एक आदमी भेजकर उसे बुला लिया। वह मेरे सामने चुपचाप बैठ गया। मैं कुछ देर तक उसके बोलने का इंतजार करती रही, फिर बोली, मैं देख रही हूँ कि पिछले तकरीबन 1 साल से तुम मेरे हर प्रोग्राम में रहते हो, मुझे गुलदस्ता भेंट करते हो और लौट जाते हो। मैं जान सकती हूँ कि क्यों? क्योंकि मुझे आप पसंद हैं। वह गंभीर आवाज में बोला, मैं आपको चाहने लगा हूँ। ऐसा ही होता है, कई बार लोग हमारी जैसी नाचने वाली किसी लड़की की किसी खास अदा पर फिदा होकर उसे चाहने लगते हैं, पर उनकी यह चाहत थोड़ी देर की होती है जो बीतते समय के साथ खत्म हो जाती है। परंतु मेरी चाहत ऐसी नहीं है। सच तो यह है कि आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, यह मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो यह हरगिज पसंद नहीं करेंगे कि मैं उनका साथ छोड़कर जाऊँ। सवाल यह नहीं कि लोग क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि आप क्या चाहती हैं। मतलब बतलाऊंगा, पर इसके पहले आप यह बताइए कि क्या आप अपनी इस मौजूदा जिंदगी से खुश हैं? मैं उसके इस सवाल का जवाब न दे सकी। मैं कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही, फिर बोली, अगर मैं कहूँ कि नहीं तो मैं कहूँगा कि आप इस जिंदगी को ठोकर मार दीजिए और मेरी चाहत को कबूल कर मेरी जिंदगी में शामिल हो जाइए। मैं फिर कहूँगी कि तुम्हारा यह प्रस्ताव भावुकता में दिया गया प्रस्ताव है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, वह बोला, और मैं विजय इसे आपके सामने साबित करके रहूँगा। कहने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और चला गया। इसके बाद भी विजय मुझसे मिलता रहा। वह जब भी मुझसे मिलता अपना प्रस्ताव मेरे सामने जरूर दोहराता। सच तो यह था कि मैं भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर अपनी इस जलालत भरी जिंदगी से आज़ाद होना चाहती थी। पर यह बात भी मैं अच्छी तरह जानती थी कि समीर इतनी आसानी से मुझे अपने चुंगल से आज़ाद नहीं होने देगा। पर विजय की चाहत और लगाव देखकर मैंने फैसला कर लिया कि मैं विजय का प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। जब मैंने अपने इस फैसले की जानकारी विजय को दी
तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। मैं पल भर तक खुशी से चमकते उसके चेहरे को देखती रही, फिर गंभीर आवाज में बोली, पर विजय, समीर इतनी आसानी से मुझे छोड़ने वाला नहीं। मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा और तुम्हें उससे खरीद लूंगा। ठीक है, बात करके देखो, शायद वह तुम्हारी बात मान जाए। विजय ने मुझको साथ लेकर समीर से बात की और उसे बताया कि वह हर कीमत पर मुझको हासिल करना चाहता है। हर कीमत पर? समीर कीमत शब्द पर जोर देता हुआ बोला। हाँ, विजय बोला। तुम कीमत बोलो। 12 लाख। समीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मंजूर है, विजय बिना एक पल गवाए बोला। विजय समीर को मुंह मांगी कीमत देकर मुझको अपने आलीशान घर में ले आया। घर की सजावट देखकर मैं हैरान होकर बोली, यह घर तुम्हारा है? हाँ, विजय मेरे खूबसूरत चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला। और अब तुम्हारा भी। मेरा कैसे? वह ऐसे कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। सच? बिल्कुल सच, विजय मुझे अपनी बाहों में भरता हुआ बोला। हम कल ही शादी कर लेंगे। विजय ने मुझसे शादी कर ली। कुछ दिनों तक तो मुझको अपनी यह दुनिया बेहद भली और खुशगवार लगी थी, परंतु मैं इससे उबने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरी जिंदगी एक ढर्रे में बंध गई हो। ऐसे में मुझे अपनी स्टेज की दुनिया याद आने लगी थी। मेरी उस दुनिया में कितना रोमांच, कितना ग्लैमर था। एक दिन अचानक मेरे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के मालिक समीर ने मेरे सामने अपने ग्रुप की ओर से एक जगह प्रोग्राम देने का प्रस्ताव रखा और उसके बदले मुझे एक मोटी रकम देने का वादा किया, तो मैं इनकार न कर सकी। प्रोग्राम कब है? मैंने पूछा। कल। कल? मेरे चेहरे पर निराशा के भाव फैले। पर विजय तो यहाँ नहीं है। वो कारोबार के सिलसिले में 4 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। मुझे इस प्रोग्राम के लिए उनसे इजाज़त लेनी होगी। अरे डांस का प्रोग्राम ही तो देना है, समीर बोला। किसी अमीरजादे का बिस्तर तो नहीं गर्म करना। भला इसमें विजय को क्या एतराज हो सकता है? फिर भी मान भी जाओ निशा। ठीक है, मैंने हामी भर दी। मैंने डरे हुए मन से यह प्रोग्राम कर लिया। मुझे उम्मीद थी कि मैं विजय को उसके लिए मना लूंगी, परंतु मेरा ऐसा सोचना मेरी कितनी बड़ी भूल थी। इसका एहसास मुझे विजय के लौटने पर हुआ। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? विजय मुझको गुस्से में घूरता हुआ बोला। क्या तुमने फिर से डांस का प्रोग्राम किया? आपको किसने बताया? मेरे एक दोस्त ने, जो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। मुझको जिस बात का डर था वही हुआ। इसमें खराबी क्या है? मैं विजय का गुस्सा कम करने की कोशिश करते हुए बोली। आजकल तो अच्छे घरानों की लड़कियां भी ऐसे प्रोग्राम करती हैं। फिर समीर ने इसके लिए मुझे एक मोटी रकम भी दी है। मतलब तुमने पैसों के लिए प्रोग्राम किया है? हाँ विजय, आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। विजय, अब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं तल्ख आवाज में बोली। मैं नहीं समझती कि मैंने यह प्रोग्राम देकर कोई गलती की। सच तो यह है कि डांस मेरा जुनून है और इस जुनून से मैं अपने आप को ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सकती। विजय पल भर तक मुझे गुस्से में घूरता रहा, फिर पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। विजय, आखिर तुम मेरी छोटी सी गलती के लिए मुझसे कब तक नाराज रहोगे? तीसरे दिन रात की तन्हाई में मैं विजय की ओर करवट लेते हुए बोली। तुम्हारे लिए यह छोटी गलती है, पर तुम्हारी यह छोटी सी गलती मेरी बदनामी का सबक बन गई है। लोग यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि देखो विजय की पत्नी स्टेज पर नाचती फिरती है। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कुछ न कुछ कहना। अगर हम उनके कहे मुताबिक चलने लगे तो हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम दिल से चाहती हो कि तुम डांस प्रोग्राम करती रहो। हाँ, बशर्ते तुम इसकी इजाज़त दो, मैं बोली। विजय कुछ देर तक चुपचाप मेरे खूबसूरत चेहरे और भरे भरे बदन को देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त दूंगा, पर इसके लिए मेरे काम भी कर देना। कैसा काम? तुम कभी कभी मेरे कारोबार से संबंधित अमीर लोगों से मिल लेना। क्या कह रहे हो तुम? यह सुनकर मैं हैरान रह गई। तुम मेरी पत्नी हो, तभी तो मैं तुमसे ऐसी बातें कह रहा हूँ। विजय अपनी आवाज़ में मिठास घुलता हुआ बोला। देखो निशा, अगर तुम ऐसा करती हो तो हमें उन लोगों से अपनी कंपनी के लिए बड़े ऑर्डर मिलेंगे, जिससे हमारे लाखों का मुनाफा होगा। एक पत्नी होने के नाते क्या तुम्हारा यह फर्ज नहीं कि तुम अपने पति का कारोबार बढ़ाने में उसकी मदद करो?
और फिर तुम ऐसा पहली बार तो नहीं कर रही हो। विजय ने मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया था और ऐसे में मैं चाह कर भी इससे इनकार नहीं कर सकी। ठीक है, मैं बुझे मन से बोली। विजय एक दबदबे वाले शख्स को अपने घर लाया और न चाहते हुए भी मुझको उसकी बात माननी पड़ी। फिर तो यह सिलसिला चल पड़ा। विजय हर दिन किसी अमीर शख्स को अपने साथ लाता और मुझको उसे खुश करना पड़ता। यह बात तो मुझको बाद में मालूम हुई कि असल में विजय जिन्हें अपने कारोबार से संबंधित लोग बतलाता था वो मेरे हुस्न और जवानी के खरीदार थे और विजय उनको मेरा खूबसूरत जिस्म सौंपने के लिए उनसे एक मोटी रकम वसूलता था। मैंने जिसे भी अपना समझा उसी ने मुझे बेचा। पहले मेरे माँ बाप ने मुझे बेचा और अब मेरा पति मुझे बेच रहा था। लेकिन मैंने भी अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था क्योंकि अब हम दोनों पैसों में जो खेल रहे थे